मन दुखी हो, मन बेचैन हो, किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हो, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा हो, सब साथ छोड़ दिए हो, कोई साथ नहीं दे रहा हो, सारे मार्ग बंद हो गए हो, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 के भाग 1 से लेकर 35 तक सुनिए। संघर्ष करने की असीम शक्ति मिलेगी, मुक्ति का रास्ता मिलेगा। समस्याओं से निकलने के लिए अवचेतन मन चेतन हो जाएगा, जागरूकता आ जाएगी, जागरूक बन जाओगे। नरेंद्र मंडल की ओर से मीर मकबूल महमूद, डॉक्टर पी.के. सेन, श्री के.एम. पाणिक्कर और श्री बी. कॉक 3000। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन प्रश्नों से जो कुछ सामने आया है उसे मैं अपनी दृष्टि से पेश करना चाहता हूँ। आपको विदित है कि श्वेत पत्र में संघ के उद्घाटन के लिए एक शर्त निर्धारित की गई है, वह है देशी राज्यों की एक निश्चित संख्या इसमें शामिल हो। इसके बाद वित्त के हस्तांतरण के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त निर्धारित की गई है, वह है बैंक की स्थापना। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि यदि वित्त एक हस्तांतरण विषय न हो तो क्या देशी राजाओं के संघ में शामिल होने के लिए तैयार होंगे? मीर मकबूल महमूद। इस प्रश्न के बारे में मुझे कोई निश्चित निर्देश नहीं दिए गए हैं, लेकिन उनकी बातचीत के रवैये से मैं नहीं समझता कि वे इसके लिए तैयार होंगे। 3001। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यदि वित्त हस्तांतरण विषय नहीं होगा तो वे संघ में शामिल होने के लिए तैयार नहीं होंगे। मीर मकबूल महमूद। मैं ऐसा नहीं मानता। 3002। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब अन्य विषयों को लें। आपने पिछली बार जो साक्ष्य दिया था उसके दौरान मीर मकबूल आपने कहा था कि यदि समस्त राजा महाराजा संघ में तुरंत शामिल ना हो तो आप एक ऐसी व्यवस्था शुरू करना चाहेंगे जिससे जो राजा महाराजा संघ में शामिल होते हैं उन्हें संघ में शामिल न होने वालों की तुलना में विशेष रूप से मतों का लाभ उठाने का अवसर दिया जाएगा। मैंने ठीक पूछा है ना? मीर मकबूल महमूद। इससे स्थिति का केवल एक पहलू प्रकट होता है। 3003। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह वही स्थिति है जिसे आप मानते हैं। मीर मकबूल महमूद। यह अर्ध सत्य पूर्ण नहीं, हम स्थिति के दो पहलू मानते हैं। 3004। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपके महासंघ को मैं जानता हूँ। मीर मकबूल महमूद। नहीं, एक पहलू यह है कि जो राज्य शामिल हो रहे हैं वे इस धारणा पर ऐसा करेंगे कि संघ राज्यों की स्थिति इस प्रकार होगी। उच्च सदन में 40% और निचले सदन में 1/3 यह उन राज्यों के बारे में है जो अलग अलग शामिल हो गए हैं। दूसरे उन राज्यों के बारे में है जो अभी बाहर हैं। वह यह है कि संघ के फैसलों से वे भी प्रभावित होंगे। ये दो पहलू हैं और मैं समझता हूँ आपका प्रश्न दूसरे रुए के बारे में है। 3005। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं चाहता हूँ आप इस मुद्दे पर एकाग्रता रखें। यदि आप ठीक समझें, मैं समझता हूँ कि पिछली बार आपकी बात से मैं यह समझा था कि आप अन्य शर्तों के साथ साथ एक शर्त यह भी रखना चाहते थे कि यदि सारे देशी राज्य शुरू में एकदम संघ में शामिल ना हो और यदि कुछ शामिल हो जाएं और कुछ बाहर रहें तो आप ऐसे प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को ज्यादा पसंद करेंगे जिसमें संघ में शामिल होने वालों राज्य प्रतिनिधि तौर पर उन राज्य के मत डालने की मांग करेंगे या डालेंगे जो संघ में शामिल नहीं हुए हैं। यही स्थिति है ना? मीर मकबूल महमूद। जी हाँ। 3006। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस बारे में अब जो कुछ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वह है उन राज्यों की स्थिति क्या होगी जो शुरू में संघ में शामिल नहीं होंगे किंतु जिनके मतों का उपयोग कराधान तथा परिसंघीय विधान के संबंध में उन राज्यों ने किया जो संघ में शामिल हुए हैं।
क्या संघीय विधान उन रियासतों में लागू होंगे जो संघ में शामिल ही हुए हैं किंतु जिनके मतों का उपयोग किया गया है? मीर मकबूल महमूद, संक्षेप में स्थिति वही रहेगी जो आज है। 3007। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नहीं, मेरा मुद्दा इस प्रकार है, क्या संघीय विधि उन राज्यों में प्रवृत्त होगी जो संघ में शामिल नहीं हुए हैं किंतु जिनकी मत शक्ति का उपयोग उन राज्यों द्वारा किया गया है जो संघ में शामिल हो गए हैं? मीर मकबूल महमूद, इसके बावजूद कराधान के कुछ मामलों में यह लागू होगी, दूसरे विषयों में बातचीत के द्वारा लागू होगी। 3008। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या संघ के वे सदस्य राज्य मान जाएंगे? मीर मकबूल महमूद, जी नहीं। 3009। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नहीं मानी जाएगी। मीर मकबूल महमूद, जी नहीं। 3010। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और फिर भी उनके मतों का उपयोग किया जाएगा। मीर मकबूल महमूद, हाँ, वैसे ही जैसे कनाडा के संविधान के अनुच्छेद 147 के अधीन नोवा स्कॉटिया तथा न्यू ब्रुंसविक ने सीनेट में एडवर्ड द्वीप के मत का इस्तेमाल किया था, यह मानते हुए कि एडवर्ड द्वीप संघ का एक राज्य है। 3011। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अब मैं राष्ट्रीयता के बारे में कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम आप में से कौन सज्जन इस विषय पर अपना पक्ष पेश करेंगे। मेरे विचार में यह तो सभी का कहना है कि कानूनी दृष्टि से ब्रिटिश भारत के लिए देशी राज्य के लोग परदेशी हैं। श्री के.एम. पाणिकर, वे ब्रिटिश संरक्षित लोग हैं किंतु कानून की दृष्टि में वे परदेशी हैं। 3012। माननीय हरि सिंह गौड़, क्या वे ब्रिटिश प्रजा नहीं है? मीर मकबूल महमूद, नहीं, वे ब्रिटिश प्रजा नहीं है। 3013। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वे ब्रिटिश भारत में जिसे विदेशियों विषयक अधिनियम कहते हैं उसके अंतर्गत आते हैं। मीर मकबूल महमूद, मैं ऐसा नहीं समझता। 3014। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप मेरा कहना माने कि वे परदेशी हैं। खैर, यह सब मानते हैं कि वे ब्रिटिश प्रजा नहीं है और मेरा अनुमान है आप इस स्थिति को नियमित करना नहीं चाहते जो अखिल भारतीय संघ के अनुरूप और अनुकूल होगी कि एक सामान्य भारतीय राष्ट्रीयता हो। मीर मकबूल महमूद, ऐसा इरादा नहीं था। 3015। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसलिए मैं यह मान लूं कि इसका परिणाम यह होगा कि अब जो स्थिति है यदि वही चलती रहे तो परदेशी लोग, मेरा मतलब है देशी राज्यों की जनता, मताधिकार के हकदार होंगे, संघ और प्रांतों के विधान मंडलों के सदस्यों के रूप में खड़े होने के हकदार होंगे और सम्राट की प्रजा न होते हुए भी सम्राट के अधीन विश्वास का पद ग्रहण करने के अधिकारी होंगे। मीर मकबूल महमूद, यह अब भी संभव है। 3016। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं जानता हूँ संभव है। मीर मकबूल महमूद, यह अब भी हुआ है। 3017। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वह है कि क्या आप इसे एक विसंगति नहीं मानते? मीर मकबूल महमूद, हम ऐसा नहीं समझते। 3018। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या आप ऐसा कोई संविधान बता सकते हैं जिसके अधीन किसी परदेशी को मताधिकार प्राप्त हो, वह विधानमंडल के सदस्य के रूप में खड़े होने का अधिकारी हो और कोई विश्वास का पद धारण करने के लिए भी हकदार हो? मीर मकबूल महमूद, हमारे प्रतिष्ठित प्रतिनिधि सर पी पट्टनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। 3019। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपसे जिस बात का आग्रह कर रहा हूँ वह यह है कि यह एक विसंगति है जो अन्य किसी भी संघ में नहीं मिलती। मीर मकबूल महमूद, इस समय मैं कोई उदाहरण नहीं दे सकता। 3020। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप समझते हैं यह एक बहुत व्यापक व्यवस्था है जिसमें भारतीय राज्य का कोई भी व्यक्ति सम्राट के अधीन
विश्वास का पद धारण कर सकता है और फिर भी वह विदेशियों संबंधी अधिनियम के अधीन रहे। मीर मकबूल महमूद जब तक यह संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है 3021 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या आप समझते हैं कि इससे वह विदेशियों संबंधी अधिनियम के क्षेत्राधिकार से बाहर हो जाएगा? मीर मकबूल महमूद, यदि आपके लिए इस अधिनियम पर पुनर्विचार करना आवश्यक है तो आप ऐसा कर सकते हैं। 3022 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यही मुद्दे मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, अतः क्या एक समान भारतीय राष्ट्रीयता का होना वांछनीय नहीं है? मीर मकबूल महमूद, हमने इस स्थिति को कानूनी उलझनों पर विचार नहीं किया है। 3023 श्री जयकर, क्या सामान्य राष्ट्रीयता से इस प्रश्न पर राजा महाराजाओं ने कभी विचार किया है? मीर मकबूल महमूद, जी हाँ। 3024 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और वे इसका अनुमोदन नहीं करते। डॉक्टर पी.के. सेन, राजा महाराजाओं ने रियासतों के शासकों के प्रति निष्ठा के अधीन रहते हुए ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति अपनी प्रजा की निष्ठा से इनकार नहीं किया है, अर्थात इस अर्थ में अनुपूरक निष्ठा पर हमेशा विचार किया गया है और इसलिए उन्हें भारत के प्रांतों में ब्रिटिश भारतीयों के रूप में वही विशेषाधिकार दिए गए हैं। 3025 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं उस कानूनी स्थिति की बात कर रहा हूँ जो होगी। मीर मकबूल महमूद, यदि मुझे इजाजत हो तो मैं आदर सहित कह सकता हूँ कि मैं नहीं समझता कि इस प्रकार के मामले में अनुरूपता से हमें बहुत अधिक मदद मिलेगी, क्योंकि भारत में राज्यों की स्थिति और सम्राट के साथ उनका संबंध निसंदेह अद्वितीय है और इसलिए इस प्रकार की अनुरूपता से आप कोई मदद नहीं ले सकते। किंतु वास्तविकता यह है कि राष्ट्रीयता का प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण है और मैं यह मानता हूँ कि विचार विमर्श के बाद कोई उचित हल ढूंढा जा सकता है, किंतु साक्ष्य में कानूनी स्थिति के बारे में और उनसे उत्पन्न होने वाली उलझनों के बारे में कोई निश्चित उत्तर देना संभव नहीं है। मैंने कहा कि इस प्रकार के मामले में अनुरूपता से कोई मदद लेना बहुत कठिन है। दुनिया के दूसरे भागों में क्या स्थिति विद्यमान है अथवा नहीं, इससे हमें बहुत मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि ब्रिटिश सम्राट के बारे में देशी राज्य की स्थिति बहुत अद्वितीय है और इसलिए हमारे यहाँ यह व्यवस्था है, भले ही वह विसंगति पूर्ण हो, जबकि देशी राज्य की प्रजा अपने शासक के प्रति निष्ठावान होती है, वह सम्राट के प्रति भी निष्ठावान है और कानूनी स्थिति तथा उससे उत्पन्न होने वाली विवक्षाओं को समायोजित करने की दृष्टि से इस मामले पर सभी पहलुओं से विचार करना होगा। साक्ष्य के दौरान ऐसा उत्तर देना संभव नहीं है कि ऐसी स्थिति के कानूनी भावार्थ क्या होने चाहिए। 3026 श्री जयकर, अतः क्या मैं यह मान सकता हूँ कि देशी राज इस मुद्दे पर किसी अंतिम और अकाट निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे हैं? मीर मकबूल महमूद, जी नहीं। 3027 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं संतुष्ट हूँ कि आप स्थिति को विसंगति के रूप में और विचार योग्य मानते हैं। मीर मकबूल महमूद, निसंदेह यह विचार योग्य है। 3028 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अब मैं आपसे इस संघीय न्यायालय के बारे में प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप श्वेत पत्र के पैरा 155 पर दृष्टिपात करें, आप देखेंगे कि ऐसे संघीय न्यायालय के लिए कोई उपबंध नहीं है जिसे एक देशी शब्द के नागरिक और ब्रिटिश भारतीय प्रांत के बीच अथवा ब्रिटिश भारतीय प्रांत के किसी नागरिक और एक देशी राज्य के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद में भी वह प्राधिकृत हो। क्या आप इससे सहमत नहीं है कि एक ऐसे मंच की व्यवस्था करना आवश्यक है जिसके द्वारा किसी देशी राज्य के विरुद्ध परिसंघीय विधि से उत्पन्न वाद हेतुक रखने वाले ब्रिटिश भारतीय व्यक्ति को एक न्याय मंच मिले जहां वह अपने अधिकारों की मांग कर सके?
मीर मकबूल महमूद, जैसा मैंने श्वेत पत्र को समझा है उसमें यह परिकल्पित है कि धारा 155 केवल कुछ विशेष मामलों को ही लागू नहीं होगी जहां पक्षकार देशी राज्य हैं अथवा राज्य और प्रांत है अथवा देशी राज्य और फेडरेशन है अथवा प्रांत और फेडरेशन है, जहां तक व्यक्ति विशेष का संबंध है जिसे ब्रिटिश भारतीय प्रांत या किसी देशी राज्य के खिलाफ वाद हेतुक प्राप्त है। वास्तव में ऐसा व्यापक उपबंध नहीं है कि संघीय न्यायालय को इस बारे में कोई अधिकार प्राप्त होगा। स्पष्ट है कि इसका तात्पर्य है कि वाद हेतुक या प्रतिवादी का निवास स्थान उस मंच को तय करेगा जहां मुकदमा किया जाएगा, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार साधारणतः किया जाता है। 3029 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न है कि संघीय न्यायालय को अधिकार प्राप्त होगा या नहीं। मीर मकबूल महमूद, नहीं, यह परिकल्पित नहीं है, संघीय न्यायालय को अधिकार प्राप्त होगा। 3030 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मान लीजिए किसी परिसंघीय विधान से उत्पन्न वाद हेतुक से कोई विवाद होता है तो अंतिम न्याय मंच जहां मूल वाद दायर किया जा सकता है निश्चित ही संघीय न्यायालय होना चाहिए। क्या हम सबसे पहले मूल मुकदमे अर्थात स्वयं वाद पर दृष्टिपात न करें? मीर मकबूल महमूद, इसमें स्पष्टता यह परिकल्पित है कि वाद यथास्थिति ब्रिटिश भारत में अथवा देशी राज्य में दायर किया जाएगा। अब हम अपील के सवाल पर आते हैं। 3021 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन वाद क्या इतना वृहत हो सकता है कि अधिकारिता स्वयं फेडरल न्यायालय की भी हो सकती है? मीर मकबूल महमूद, मैं ऐसा नहीं समझता। 3032 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं आपका ध्यान जिस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ वह यह है कि पैरा 155 में उल्लिखित उपबंधों में किसी नागरिक के लिए ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिससे कि किसी देशी राज्य के विरुद्ध फेडरल विधान से उत्पन्न अपने अधिकारों की रक्षा कर सके अथवा प्रांत का नागरिक किसी भारतीय प्रांत के खिलाफ अपने अधिकारों की रक्षा कर सके। मीर मकबूल महमूद, प्रकटता 3036 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या आप कृपया अपने ज्ञापन दस्तावेज 21 के पैरा 6 के उपपैरा घ को देखेंगे? मीर मकबूल महमूद, हाँ। 3037 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इस पैरा के अंत में आपने सुझाव दिया है कि यदि कोई देशी राज्य विशेष संघीय न्यायालय के न्याय निर्णय को परिवर्तित करने में असफल रहती है तो क्या वायसराय को ऐसा कराने की शक्तियां दी जाए? डॉक्टर पी.के. सेन, हाँ। 3038 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप यह शक्ति वायसराय को ही क्यों देना चाहते हैं? गवर्नर जनरल अथवा परिसंघीय मंत्रिपरिषद को क्यों नहीं? संघीय न्यायालय परिसंघीय संविधान का अंग है। डॉक्टर पी.के. सेन, यदि कोई रियासत फेडरल न्यायालय के किसी आदेश विशेष का पालन नहीं करती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वायसराय वह समुचित व्यक्ति है जो यह देखे कि इसका पालन किया जाए। 3039 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वायसराय क्यों? गवर्नर जनरल या संघीय मंत्रिपरिषद क्यों नहीं? वायसराय ही क्यों? डॉक्टर पी.के. सेन, क्योंकि वायसराय सर्वोच्च सत्ता के प्रतिनिधि के नाते देशी राज्य के संपर्क में रहता है, इसलिए यह देखना उसका काम है कि जो काम देशी राज्य को पूरा करना चाहिए वह पूरा किया जाए। 3040 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नहीं, मेरा मत इससे भिन्न है और उसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। संघीय न्यायालय संघीय सरकार के तंत्र का एक हिस्सा है और श्वेत पत्र प्रस्तावों के अधीन गवर्नर जनरल ही वह व्यक्ति होगा जो संघीय का प्रतिनिधित्व करेगा, न कि वायसराय। अतः वह समुचित प्राधिकारी जिसके पास वह शक्ति हो गवर्नर जनरल होगा, न कि वायसराय। डॉक्टर पी.के. सेन, प्रश्न यह है कि क्या गवर्नर जनरल गवर्नर
जनरल के नाते और परिसंघीय कार्यपालिका के अध्यक्ष के नाते देशी राज्य के अंदर किसी के खिलाफ मुकदमा चलाने वाले किसी विशिष्ट आदेश को प्रवर्तित कराने में समर्थ होगा। 3041 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मेरा मुद्दा यह है कि वही ऐसा करने में योग्य होना चाहिए, न कि वायसराय। वायसराय इन बातों में सर्वोच्चता की दृष्टि से सम्राट का प्रतिनिधित्व करता है। डॉक्टर पी.के. सेन। गवर्नर जनरल के पास क्या अधिकार हैं? मैं समझता हूँ कि इसे प्रभावी रूप देने के लिए सर्वोच्च सत्ता के प्रतिनिधि के नाते वह विशेष नियंत्रण वायसराय के पास होगा। 3042 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं नहीं कह सकता कि मैं अपनी बात स्पष्ट कर पाया हूँ। मेरा मुद्दा है कि संघीय न्यायालय संघीय संविधान का अंग है। डॉक्टर पी.के. सेन। बेशक। 3043 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संघीय संविधान का प्रमुख गवर्नर जनरल होगा, न कि वायसराय। डॉक्टर पी.के. सेन। हाँ। 3044 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। परिणाम स्वरूप संघीय न्यायालय पालिका के भी निर्णयों का प्रवर्तन, जो कि संघीय संविधान का अंग है, उचित रूप से गवर्नर जनरल से संबंधित है, न कि वायसराय से, और इसलिए प्रवर्तन का अधिकार गवर्नर जनरल के पास होने चाहिए। डॉक्टर पी.के. सेन। मैं तो केवल इतना कह सकता हूँ कि ऐसा प्रतीत होता है कि उचित प्रक्रिया यह होगी कि गवर्नर जनरल वायसराय के माध्यम से कार्रवाई करे। 3045 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं इस मुद्दे पर और आगे कुछ नहीं कहूँगा। श्री पाणिक्कर, आपने श्री जयकर के प्रश्न के उत्तर में कहा था कि इससे पहले कि वे विषय जो केंद्र में आरक्षित होने जा रहे हैं हस्तांतरित कर दिए जाएं, विशेषकर सेना देशी राज्यों की पूर्व सम्मति लेना आवश्यक होगा। क्या मैंने आपका पक्ष सही रखा है? श्री के.एम. पाणिक्कर। बिल्कुल ठीक। 3046 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या मैं यह समझ लूं कि आपको यह कहना है कि यदि देशी राज अगली बार जब चर्चा के लिए प्रश्न उत्पन्न हो, यह मान लें कि सेना हस्तांतरित विषय नहीं होनी चाहिए, तो वह हस्तांतरित नहीं होगी? श्री के.एम. पाणिक्कर। अनुमानतः ऐसा है। 4 माननीय माइकल ओडायर, GCI KCSI। 3356 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपके साक्ष्य में मैंने देखा कि आपने बौद्धिक वर्ग अथवा बुद्धिजीवी वर्ग और सामान्य जनता के बीच बहुत सूक्ष्म अंतर किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप उस स्थिति में जब वह बुद्धिजीवी जो आपके दिमाग में है समाज के किसी खास वर्ग से आए, और उस स्थिति में जिसमें वे बुद्धिजीवी समाज के विभिन्न वर्गों से आए, कोई अंतर करेंगे? माननीय माइकल ओडायर। हाँ, मेरा विचार है कि यदि वे विभिन्न वर्गों से आए तो उनका दृष्टिकोण व्यापक होगा। 3357 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या आप समझते हैं कि भारत में वर्तमान परिस्थितियों में बुद्धिजीवी वर्ग वस्तुतः एक सम्मिश्रण वर्ग है, जिसमें केवल ब्राह्मण ही नहीं बल्कि ब्राह्मणों से भिन्न जातियों के लोग, मुस्लिम, दलित वर्गों के लोग भी हैं? माननीय माइकल ओडायर। भारत के विभिन्न हिस्सों में इसमें बहुत भिन्नता है। उत्तर भारत में बुद्धिजीवी वर्ग विशेषतः पंजाब के बाहर हिंदू है और वे सवर्ण जाति के हिंदू हैं। मद्रास में जहाँ शिक्षा का बहुत अधिक प्रचार प्रसार रहा है, स्थिति भिन्न है, अतः इसका सामान्यीकरण करना बहुत कठिन है। 3358 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं जो आपके सामने मुद्दा रखना चाहता हूँ वह इस प्रकार है। मुझे विश्वास है कि आप यह नहीं कहेंगे कि यदि बुद्धिजीवी वर्ग भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के हैं तो उनके और जन समूह के बीच वही विभाजन होगा जो उस स्थिति में होगा जब बुद्धिजीवी वर्ग किसी एक वर्ग से ही संबंधित हो। माननीय माइकल ओडायर। मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ, ऐसा नहीं होगा। 3359 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसलिए मैं सोचता हूँ कि तार्किक दृष्टि से इसका अभिप्राय यह होगा कि ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग से उस जन समूह की देखरेख करने का विश्वास किया जा सकता है जिसमें वे स्वयं आए हैं। माननीय माइकल ओडायर।
मैं ऐसा सोचता हूँ वे ऐसा करेंगे, यही ज्यादा संभव है। 33 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या यह एक वास्तविकता नहीं है कि वर्तमान सरकार सामाजिक सुधार के विधायी कार्यक्रम बनाने में धीमी गति से काम कर रही है? माननीय माइकल ओ डायर, हाँ, मैं समझता हूँ कि सरकार समग्रता ऐसा कोई काम करने में संकोच करती है जिसका यह अर्थ या गलत अर्थ न लगाया जाए कि धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। 33 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या आप यह नहीं मानेंगे कि भारतीय जनता की अधिकांश अदक्षता उन्हीं सामाजिक बुराइयों के कारण है? माननीय माइकल ओ डायर, मेरे विचार में मोटे तौर पर उसी वजह से है। 33 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इसलिए जो सरकार भारतीय जनता की सामाजिक अदक्षता के कारणों को दूर करने हेतु विधायी सुधार के कार्यक्रम अपनाने में संकोच करती हो, वह एक कमजोर सरकार है। माननीय माइकल ओ डायर, मैं यह नहीं कहूंगा कि सरकार संकोच करती है। सरकार तब तक संकोच करती है जब तक कि वह यह महसूस न करे कि उसे अपने पक्ष में विशाल जनसमूह का समर्थन प्राप्त है। मैं समझता हूँ कि इसी आधार पर सरकार ने सर्वेक्षण अधिनियम का समर्थन किया था। 33 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हाँ, किंतु मुख्य रूप से इसके विधायी कार्यक्रम बहुत कमजोर रहे हैं। माननीय माइकल ओ डायर, हाँ, क्योंकि भारत जैसे देश में विधान कभी भी जनमत से बहुत पहले नहीं बनाया जा सकता। जब सरकार ने पहली बार इस प्रकार का विधान बनाया था तो श्री तिलक ने उसका तुरंत विरोध किया था और कहा था कि सरकार धर्म में हस्तक्षेप कर रही है। परिणाम स्वरूप दक्षिण क्षेत्र में आंदोलन हुए और नरसंहार हुआ। 33-64 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरकार श्री तिलक जैसे अकेले व्यक्ति से भयभीत है। माननीय माइकल ओ डायर, तिलक अकेले नहीं थे, उनमें लोगों को अपने साथ मिलाने की अद्भुत शक्ति थी। 33-65 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या भारत के लोग श्री तिलक से भयभीत नहीं होंगे? माननीय माइकल ओ डायर, मैं समझता हूँ कि वे होंगे। मेरे विचार से बहुत कम लोग श्री तिलक के मुकाबले में खड़े हो पाएंगे। लॉर्ड श्रीडेनहम ऐसे ही एक थे। 33-66 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपने कहा कि आप फिलहाल विधि और व्यवस्था का विषय हस्तांतरित नहीं करेंगे। आप विधि और व्यवस्था को हस्तांतरित करने से पहले अन्य सभी का हस्तांतरण कर देंगे और केंद्र में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्या आप हमें उस अंतराल के बारे में बताएंगे जिसे आप विधि और व्यवस्था को हस्तांतरित करने से पहले रखना चाहेंगे? माननीय माइकल ओ डायर, मैं फिलहाल इसे छोड़ दूंगा। अभी सांप्रदायिक उग्रवाद को शांत होने दें। जब मंत्रीगण, जिन्हें काफी अधिकार दिए गए हैं, भू राजस्व, सिंचाई और अन्य विभागों में उन शक्तियों का प्रयोग कर लें, यह दिखा दें कि वे और अधिक अधिकार सौंपे जाने के योग्य हैं, और जो ब्रिटिश विरोधी आंदोलन चल रहे हैं और जो आतंकवादी गिरोह हैं कुछ प्रांतों में फैल रहे हैं, दबा दिए जाएं, और जब स्थिति अपेक्षाकृत अनुकूल हो जाए तो मैं विधि और व्यवस्था का विषय हस्तांतरण करने के पक्ष में हूँ। 33-67 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपसे पूछा गया था क्या भारतीय जनता का कोई ऐसा वर्ग है जो आपके द्वारा प्रस्तावित योजना को पसंद करेगा? आपने कहा था कि हाँ, भारत में कुछ ऐसे वर्ग होंगे जो उसे स्वीकार करेंगे। माननीय माइकल ओ डायर, ठीक है। 33-68 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप दूसरी बात पर विचार करें जो आपके सामने रखी जा रही है कि भारत में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो उसे स्वीकार करेगा। मैं आपसे ऐसा विचार करने के लिए कहता हूँ। माननीय माइकल ओ डायर, ठीक है। 33-69 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तब हमें बताएं कि आपका अगला कदम क्या होगा। मान लीजिए कि आपने यह देखा कि भारत में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो आपके प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार हो, तो उस स्थिति में आप संसद को क्या सलाह देंगे? माननीय माइकल ओ डायर,
मैं उस दशा में वही काम करूंगा जो कि भारतीय लोगों के लाभ के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझूंगा। 3370 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपकी स्थिति ऐसी है कि जो आप ठीक समझें करें और भारतीयों को स्वीकार करने या स्वीकार न करने के लिए छोड़ दें। माननीय माइकल ओडायर, हाँ, समय पर विश्वास करते हुए कि वे देखेंगे कि लागू किए गए प्रतिबंध। 3371 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहस की खातिर आप यह मान लें कि यदि अंततः लंबी प्रतीक्षा के बाद आपने यह देखा कि कोई भी भारतीय वर्ग आपकी योजना को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो आप संसद को क्या सलाह देंगे? माननीय माइकल ओडायर, मैं संसद को सलाह दूंगा कि वह योजना जिसे आप व्यवहार और व्यवहारिक समझें, इस आशा में जारी रखें कि कालांतर में लोग यह समझ जाएंगे कि आपकी स्थिति एक नैसर्गिक स्थिति है और वे एक युक्तियुक्त मत स्वीकार करने की स्थिति में आने लगेंगे। 3372 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मुझे अफसोस है कि आप मेरा प्रश्न नहीं समझ रहे हैं। मेरा प्रश्न पूरी तरह से विशेष प्रश्न है। माननीय माइकल ओडायर, मैं उसे संक्षेप में इस तरह कह सकता हूँ कि मैं नहीं माननीय ओडायर, मैं उसे संक्षेप में इस तरह कह सकता हूँ कि मैं नहीं समझता कि लोग अनिश्चित काल तक अयुक्तिसंगत दृष्टिकोण पर डटे रहेंगे। 3373 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मान लीजिए कि यह सोचते हैं कि श्वेत पत्र योजना या आपकी योजना इतनी बुरी है कि वे इसे हाथ भी नहीं लगाएंगे। माननीय माइकल ओडायर, सम्राट का शासन सर्वोत्तम ढंग से चलना चाहिए, जिस तरह से भी आप ऐसा कर सकें। 3564 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि माननीय माइकल ओडायर यहाँ से प्रस्थान करें, मैं एक तथ्य का उल्लेख करना चाहूंगा। माननीय माइकल ओ डायर ने श्री बटलर के एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि साइमन कमीशन ने विधि और व्यवस्था के अंतरण के बारे में सिफारिश की थी। यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट खंड 5 पैरा 369 है। यही वह पैरा है जो आपकी सोच में था, क्या ऐसा नहीं था? इस रिपोर्ट को लिखने में हमने भारत में पिछले कुछ महीनों की घटनाओं के संबंध में कोई संकेत नहीं किया है। माननीय माइकल ओडायर, हाँ, यह ठीक है। 3564 का माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन मुझे आपको यह बता देना चाहिए कि हम में से अधिकांश ने यहाँ की घटनाओं से गांधी जी के असहयोग आंदोलन की घटनाओं से समझा था, न कि निश्चित रूप से उन सांप्रदायिक दंगों से जो भारत में हुए हैं, जैसे कानपुर में वाई काउंट वर्नम। मैंने कहा था कि उसका संबंध सांप्रदायिक दंगों से है, जैसा मैंने उल्लेख किया। मैंने उसी अर्थ में समझा था कि उन्होंने नागरिक अवज्ञा आंदोलन अथवा उन सांप्रदायिक दंगों का उल्लेख नहीं किया था जो उसके परिणाम स्वरूप हुए थे। 5 श्री एफ ई जेम्स, श्री डब्ल्यू के पेज, श्री टी गाविंस जोन्स, श्री जी ई कफ, श्री एल ए रॉफी, माननीय विलियम में करकर और श्री एफ डब्ल्यू होकेनहल। 3882 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं केवल एक या दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले श्री जेम्स से एक प्रश्न, क्या आपका संगठन इस घोषणा को स्वीकार करता है जो लॉर्ड इरविन ने 29 अक्टूबर 1929 को वायसराय के पद पर आसीन रहते हुए की थी? उस घोषणा में कहा गया था कि तत्कालीन सम्राट सरकार के मत के अनुसार भारत के राजनीतिक गठन का तार्किक विकास डोमिनियन स्टेट्स है। क्या आपकी एसोसिएशन इस घोषणा को स्वीकार करती है? श्री एफ ई जेम्स, मुझे विश्वास नहीं कि लॉर्ड इरविन का यह कथन विशेष श्वेत पत्र में अंतर्दृष्टि है। 3883 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नहीं, यह बात नहीं है। श्री एफ ई जेम्स, और मेरा ज्ञापन श्वेत पत्र के प्रस्तावों के बारे में है, किंतु मुझे याद है कि उस कथन के समय संगठन ने एक घोषणा की थी और मैं इन समाचार पत्र फाइलों के प्रति निर्देश करूंगा जिसके आधार पर वह घोषणा की गई थी। 3884 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या आप उस घोषणा का सारांश हमें देंगे? श्री एफ ई जेम्स,
इस समय मैं उसके लिए अपनी याददाश्त पर भरोसा नहीं कर पाऊंगा। 3885 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं अपनी बात को कुछ भिन्न ढंग से रखना चाहूंगा। क्या आप श्वेत पत्र में उल्लिखित प्रस्तावों को उस रूप में स्वीकार करते हैं जो भारत के संविधान में दिए जाने चाहिए, अथवा क्या आप समझते हैं कि इसका और मूल्यांकन करने की गुंजाइश है? श्री F. E. जेम्स, मैं समझता हूं कि इसका उत्तर ज्ञापन के पैरा 1 में मिल जाएगा। 3886 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसमें उत्तर दिया गया है, क्या ऐसा नहीं है? श्री F. E. जेम्स, मेरे विचार में वही उत्तर है। हम श्वेत पत्र की सामान्य स्कीम को समग्रता, समाधानप्रद और वह युक्ति-युक्त आधार मानते हैं जिस पर भारत का भावी संविधान आधारित होगा। 3887 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यदि मुझे इजाजत हो तो मेरा प्रश्न कुछ भिन्न था। मेरा प्रश्न है कि क्या आप इन प्रस्तावों को भारत के राजनीतिक गठन का अंतिम प्रारूप मानते हैं? श्री F. E. जेम्स, आप कृपया ज्ञापन के पैरा 1 का उप पैरा 3 देखें, जिसमें आपको निम्नलिखित शब्द मिलेंगे: काउंसिल ऑफ द एसोसिएशन संवैधानिक स्कीम के बारे में अपना अंतिम दृष्टिकोण निर्धारित करने का अधिकार तब तक के लिए बचा कर रखती है जब संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हो जाए। उस रिपोर्ट पर आधारित भावी भारत सरकार के लिए विधेयक संसद में पेश हो जाए। 3389 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। मेरा प्रश्न कुछ भिन्न है। मेरा प्रश्न है कि क्या आप समझते हैं कि भारतीय राजनीतिक परिस्थिति के अभिवर्धन के लिए उन प्रस्तावों से परे कोई और गुंजाइश है जो श्वेत पत्र में दिए गए हैं? क्या मैंने अपनी बात स्पष्ट कर दी है? श्री F. E. जेम्स, हाँ, प्रकृतः श्वेत पत्र के अंतर्गत भविष्य में उपांतरण या परिवर्तन की गुंजाइश है। 3889 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैंने अभिवर्धन शब्द का प्रयोग किया था। श्री F. E. जेम्स, यदि आप इसे संभवतः अभिवर्धन कहें। 3890 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं इस मुद्दे पर नहीं आऊंगा। श्री F. E. जेम्स, किंतु यहाँ पर केवल श्वेत पत्र के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। 3891 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पैरा 52 में आपने यह प्रस्ताव किया है कि भारतीय विधानमंडलों के पास ब्रिटिश राष्ट्रीयता की विधि को प्रभावित करने का प्राधिकार नहीं होना चाहिए। मैं इस मुद्दे को पूरी तरह समझता हूँ। इसके बाद आपका कहना है कि उसे कनेडियन अधिनियम की अनुरूपता के आधार पर भारतीय राष्ट्रीयता को भी विहित करने का प्राधिकार नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपका क्या कहना है, किंतु मैं जो कुछ जानना चाहता हूँ वह यह है कि क्या उसे आप ऐसे पूर्ण प्रतिबंध के रूप में रखना चाहते हैं जो भारतीय विधानमंडल को किसी भी प्रयोजन के लिए भारतीय राष्ट्रीय की परिस्थिति बनाने से रोकेगी? श्री F. E. जेम्स, नहीं, मेरे विचार में वह पैरा बिल्कुल स्पष्ट है। हमारा केवल यह कहना है कि यदि भारत यह चाहता है कि विधानमंडल इस रूप में हो, तो भारत को भारत में यूरोपीय ब्रिटिश समुदाय को छोड़कर ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। 3892 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं इसे इस तरह कहता हूँ, मान लीजिए उदाहरण के लिए ऐसा कोई मामला उठे जो कनाडा जैसा हो, जिसके कारण वह अधिनियम बना था। मान लीजिए किसी अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण में भारतीय प्रतिनिधित्व की आवश्यकता हो और भारत चाहे कि प्रतिनिधित्व का अधिकार सम्राट की भारतीय प्रजा के लिए आरक्षित रहना चाहिए, तो आप उस स्थिति में विधानमंडल को ऐसी विधि पारित नहीं करने देंगे जिसमें कनेडियन अधिनियम या इस विषय के लिए दक्षिण अफ्रीका अधिनियम की अनुरूपता के आधार पर ऐसी परिस्थिति सृजित किए जाने का उपबंध हो। श्री F. E. जेम्स, वास्तव में इसका उत्तर हमारे पैरे का अंतिम वाक्य है। कदाचित श्री पेज इसे अधिक विस्तार से स्पष्ट कर सकेंगे। श्री पेज महोदय, मेरा विचार है कि आपको किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि इसका ऐसा कोई
प्रच्छन्न अर्थ है, इस धारा के बारे में हमारा पूर्ण उद्देश्य यह है कि हमारे मतानुसार जिसे हम भारतीय नागरिकता कहते हैं, उसके सृजन से ब्रिटिश प्रजा के रूप में ब्रिटिश राष्ट्र के अधिकार प्रभावित नहीं होने चाहिए। हम वास्तव में जो कुछ कहना चाहते हैं वह यह है कि हम ब्रिटिश राष्ट्रीयता वाले सभी व्यक्तियों के लिए जब वे भारत में अस्थायी तौर पर या अन्यथा निवास करते हों, उनके वे सब अधिकार परिरक्षित किए जाएं जिनके लिए उसी प्रकार निवास करने वाली सम्राट की भारतीय प्रजा हकदार है, और हम ऐसी कोई विधि पारित किए जाने के लिए कोई विनियम या नियम बनाए जाने को रोकना चाहते हैं जिसका परिणाम इन अधिकारों को सीमित करना हो या छीनना हो। यही उस पैरे का संपूर्ण उद्देश्य है। हमें भारतीय नागरिकता निर्धारित करने के बारे में लेश मात्र भी आपत्ति नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अध्यक्ष महोदय, क्या यह श्री गॉर्बन्स जोन्स के उन सुझावों के बारे में है जो उन्होंने रखा है वैसा ही प्रश्न पूछने के लिए? यदि ऐसा नहीं है तो मैं इस मुद्दे को जारी नहीं रखूंगा। अध्यक्ष, यदि डॉक्टर अंबेडकर मेरा निजी मत पूछ रहे हैं तो कदाचित यह विषय इस प्रक्रम पर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि इसके लिए समय दिया गया है। 6. माननीय जॉन पेरोनट थॉमसन, KCSI, माननीय एल्फ्रेड वाटसन और श्री एडवर्ड विलियर्स। 4659। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। केवल एक प्रश्न माननीय जॉन थॉमसन, कल आपने प्रांतों की वित्तीय स्थिति के रक्षा उपाय के लिए कुछ उपबंध करने के बारे में एक प्रश्न उठाया था और दृष्टांत के रूप में आपने यह कहा था कि वर्तमान परिस्थितियों के अंतर्गत पानी की दर जो प्रांतीय राजस्व का बहुत बड़ा हिस्सा है, कार्यपालिका के आदेश से बदली जा सकती है। मैं समझता हूँ कि आपने कल यही कहा था। माननीय जॉन पी थॉमसन। हाँ। 4660। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या यह एक तथ्य नहीं है कि लंबे अरसे से भारतीय इस बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि यह सब कराधान जो केवल कार्यपालिका के आदेश द्वारा किया जाता है, और जैसा कि आप जानते हैं भू राजस्व भी कार्यपालिका के आदेश से ही वसूल किया जाता है, आगे कार्यपालिका के आदेश द्वारा वसूल नहीं किया जाना चाहिए अपितु विधायी कानूनों के द्वारा किया जाना चाहिए। माननीय जॉन पी थॉमसन। निश्चय ही, जहाँ तक भू राजस्व का संबंध है, इस आशय का आंदोलन हुआ है। मुझे पुख्ता विश्वास नहीं है कि यह सिंचाई की दरों के संबंध में कहाँ तक सच है। 4661। माननीय तेज बहादुर सप्रू। क्या मैं यह कह सकता हूँ कि यह तथ्य है कि भू राजस्व कार्यपालिका के आदेश द्वारा वसूल नहीं किया जाता? उनकी सोच संभवतः यह है कि भू राजस्व निर्धारण कार्यपालिका के आदेशों द्वारा किए जाते हैं। माननीय जॉन पी थॉमसन। जी हाँ। 4662। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और एक सिफारिश की गई थी कि यह सब राशि जो कार्यपालिका के आदेश द्वारा संग्रहित की जाती है, अब और आगे कार्यपालिका के आदेश द्वारा संग्रहित न की जाए बल्कि कानूनन की जाए। माननीय जॉन पी थॉमसन। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसे अभी प्रभावी रूप नहीं दिया गया। 7. माननीय चार्ल्स इन्नस, KCSI, CIE। 5161। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सर चार्ल्स, आपने दूसरे सदनों के बारे में काफी जोर दिया था। माननीय चार्ल्स इन्नस। जी हाँ। 5162। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपने जो कारण दिया था वह यह था कि इससे विशेष अधिकारों के लगातार प्रयोग की आवश्यकता कम हो जाएगी। माननीय चार्ल्स इन्नस। नहीं, मुझे नहीं पता कि मैंने यह कहा था कि इससे आवश्यकता कम हो जाएगी। मैंने कहा था कि इससे विशेष अधिकार और भी प्रबल हो जाएंगे, और मैंने आशा की थी कि दूसरे सदन के अस्तित्व से विशेष अधिकारों का प्रयोग करना अनावश्यक हो जाएगा अथवा बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उनका प्रयोग हो।
51-63 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आप विशेष अधिकारों को दूसरे सदन में रखना चाहेंगे। माननीय चार्ल्स इन्नस, जी नहीं। 51-64 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये दूसरा प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ वह यह है कि मैं समझता हूँ कि आज प्रातः आपने कहा था कि इन विशेष उत्तरदायित्वों में कुछ भी ऐसा मान नहीं है और यह कि आपने डोमिनियनों के कुछ संविधानों में इन्हें पाया है। माननीय चार्ल्स इन्नस, मैंने कहा था कि रक्षोपायों में कोई नई बात नहीं है। मेरे विचार में यही सही मेरे शब्द थे। 51-65 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ, क्या डोमिनियनों के संविधानों में उल्लिखित उन रक्षोपायों और श्वेत पत्र के उपबंधों में यह अंतर नहीं है? क्षमा करें, मैं इस प्रश्न को संक्षेप में नहीं रख सकता क्योंकि इसे रखने से पहले मैं यह समझता हूँ कि उस स्थिति का कुछ स्पष्टीकरण मुझे देना होगा। मेरे विचार में उत्तरदायी सरकार के अंतर्गत यह कभी नहीं समझा जाता, कम से कम मैं नहीं समझता कि गवर्नर मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह से पूर्णतः बंधा है। यदि वह समझता है कि उसे सलाह की आवश्यकता नहीं है तो वह सलाह लेने से इनकार कर सकता है, किंतु मेरे विचार में अगला कदम जो वह उठा सकता है वह है दूसरी मंत्रिपरिषद बनाने का, जो उसे उस मत विशेष का समर्थन देगी जो उसने अपनाया है। यदि वह मंत्रिपरिषद वही मत नहीं अपनाती जो गवर्नर का है तो वह विधान परिषद का गठन कर सकता है और नए विधानमंडल का चुनाव करा सकता है, और यदि तब वह यह देखे कि नए विधानमंडल में से मंत्रिपरिषद का गठन नहीं किया जा सकता तो उसे अवश्य झुक जाना चाहिए। क्या ऐसा नहीं है? माननीय चार्ल्स इन्नस, जी हाँ, यही होगा। हाँ, साधारणतः यही स्थिति होगी जब तक कि वह इसे इतना महत्वपूर्ण न समझे कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। 51-66 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्वेत पत्र के प्रस्तावों के अंतर्गत क्या यह महत्वपूर्ण अंतर नहीं है कि श्वेत पत्र प्रस्ताव के अंतर्गत गवर्नर किसी भी और प्रत्येक मंत्री परिषद की सलाह को अस्वीकार करने की स्थिति में होगा? माननीय चार्ल्स इन्नस, केवल अपने विशिष्ट उत्तरदायित्व का प्रयोग करते हुए। 51-67 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या वह कभी भी किसी भी मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा नहीं होगा? माननीय चार्ल्स इन्नस, जहाँ तक हमारे पक्ष का संबंध है, हम यह मानते हैं कि भारत युक्त सहयोग की भावना से संविधान बनाने जा रहा है। इसी प्रकार मेरे विचार में आप भी यही मानते होंगे कि गवर्नर उसी भावना से संविधान का सर्वोत्तम क्रियान्वयन करेगा जिस भावना में सोचा गया है। 51-68 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जी हाँ। माननीय चार्ल्स इन्नस, मैं नहीं समझता कि आप यह धारणा क्यों बनाए कि गवर्नर इन अधिकारों का प्रयोग करेगा। मेरे विचार में प्रत्येक गवर्नर यथासंभव इनका प्रयोग करने से बचने का प्रयास करेगा। 51-69 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मुझे जैसा लगता है मैं उन दो स्थितियों के अंतर को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। विशेष अधिकार गवर्नर को किसी खास मंत्रिपरिषद को जिसकी सलाह से वह सहमत नहीं है उलटने का अधिकार नहीं देते। माननीय चार्ल्स इन्नस, मैं वास्तव में नहीं जानता कि आप क्या कहना चाहते हैं। 51-70 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपके सामने जो मुद्दा मैं रखना चाहता हूँ वह यह है कि वे विशेष अधिकार जो गवर्नर को दिए जाने हैं वे इसलिए नहीं दिए जाने हैं कि वह किसी मंत्रिपरिषद विशेष की बात नहीं माने जिसकी सलाह उसे स्वीकार नहीं है, अपितु ये अधिकार इसलिए दिए जाते हैं ताकि वह किसी भी मंत्रिपरिषद की सलाह अस्वीकार कर सके। माननीय चार्ल्स इन्नस, बिल्कुल ठीक, क्योंकि कुछ विशेष उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना है। प्रश्न किसी खास मंत्रिपरिषद की बात को उलटने या न उलटने का नहीं, प्रश्न यह है कि उसे उस विशेष उत्तरदायित्व को परिरक्षित करना है अथवा नहीं। 51-70 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यही रक्षा उपायों में महत्वपूर्ण अंतर है।
माननीय चार्ल्स इन्नर, बिल्कुल यही बात मैंने कही थी कि भारत में रक्षोपायों के कुछ तथ्यों के कारण अधिक सुनिश्चित तथा परिभाषित करना होगा। उदाहरण के लिए, इस सांप्रदायिक अशांति की स्थिति में रक्षा उपाय आवश्यक हैं। 51-72 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं यह नहीं पूछ रहा हूँ कि इसके लिए कोई आधार है या नहीं, मैं तो यह कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनमें अंतर है। माननीय चार्ल्स इन्नर। 8 एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया की ओर से माननीय एडवर्ड बेंथल, माननीय थॉमस कैटो और श्री एल विक्टर वाथम। 62-14 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, माननीय एडवर्ड, सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जो संघीय वित्त विषयक आपके कथन के हिस्से के बारे में है। मैं समझता हूं, मैं नहीं जानता कि मेरा पूछना सही है या नहीं। आप भारत में एक रूप कराधान को बहुत अधिक महत्व देते हैं। माननीय एडवर्ड बेंतल, हाँ। 62-15 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उसी कारण आपने यह सुझाव दिया था कि केंद्र तथा प्रांतों के बीच राजस्व के प्रायः सभी संसाधन केंद्र में पृथक पृथक किए जाएं और केंद्र उनका विभाजन करे। क्या ऐसा नहीं है? माननीय एडवर्ड बेंथल, क्या हमने यह सुझाव दिया है? 62-16 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं इसे संक्षेप में पेश कर रहा हूं कि आप चाहते हैं कि प्रायः सभी प्रमुख कर हर हालत में केंद्र द्वारा लगाए जाएं ताकि कराधान में एक रूपता रहे। माननीय एडवर्ड बेंथल, हमने तो ऐसा नहीं कहा था। हमने एक रूपता चाही थी, किंतु हमने यह नहीं चाहा कि सभी कर केंद्र द्वारा लगाए जाएं। 62-16 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यदि पूरे भारत में कर लगाने वाला प्राधिकरण एक ना हो तो कराधान एक रूप कैसे रहेगा? माननीय एडवर्ड बेंथल, समन्वय का कोई ढंग खोजा जा सकता है। 62-18 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उदाहरण के लिए मान लीजिए हमने यह सिद्धांत अपनाया कि एक प्रांत प्रांतीय उद्देश्यों के लिए आयकर पर अधिभार लगाएगा तो उससे एक रूपता का सिद्धांत टूट जाएगा। माननीय एडवर्ड बेंथल, हाँ, हम इसके पूरी तरह खिलाफ हैं। 62-19 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसके अतिरिक्त आप चुंगी करों का भी विरोध करते हैं। माननीय एडवर्ड बेंथल, हम सिद्धांततः उनके विरुद्ध हैं और हमने यह सुझाव दिया है कि जिन करों से उन पर प्रांतीय सीमा शुल्क अथवा अंतर प्रांतीय अवरोध उत्पन्न होने की संभावना है, उन पर केंद्र का अनुमोदन जरूरी है। यही हमारे साक्ष्य का तात्पर्य है। 62-20 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अंततोगत्वा इसका अर्थ होगा कि कराधान के संसाधनों का पृथक्करण होगा। या तो प्रांत कोई कर नहीं लगा सकता अथवा केंद्र के पूर्व अनुमोदन से ही लगा सकता है। माननीय एडवर्ड बेंथल, मेरे विचार में समन्वय की कोई योजना खोज निकालने का एक तीसरा तरीका होगा। 62-21 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मुझे नहीं पता क्या आपके पास सुझाव के लिए कोई पद्धति है कि यह समन्वय कैसे स्थापित किया जाएगा। माननीय एडवर्ड बेंथल, मेरे विचार में वर्तमान में निर्धारित नियम है। निसंदेह वर्तमान में हम एकात्मक सरकार के बारे में विचार कर रहे हैं जो नियम बनाती है। 62-22 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हम इस बात को निश्चय ही प्रांतीय स्वायत्तता के दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं जो हम सोच रहे हैं, और साथ ही उत्तरदायी सरकार की दृष्टि से भी जो हम प्रांतों में शुरू कर रहे हैं। माननीय एडवर्ड बेंथल, हाँ। 62-23 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अब मैं यह पूछना चाहता हूँ कि प्रांतीय स्वायत्तता की दृष्टि से यदि प्रांत कराधान की अपनी निजी पद्धति और प्रणाली बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा और इस बार उसे केंद्र के समक्ष ही जाना होगा, तो क्या व्यवहार में स्वायत्तता को प्राप्त करना बहुत कठिन नहीं हो जाएगा? माननीय एडवर्ड बेंथल, हर समय नहीं, किंतु इन विशिष्ट करों के कारण से भारतीय वाणिज्य का विकास रुक सकता है। क्या मैं यह कह सकता हूँ कि इन मुद्दों को सामने रखने का हमारा आशय कोई नियम बनाना नहीं था, बल्कि उसने संयुक्त प्रवर समिति की जानकारी में लाना था ताकि वे उस पर विचार कर सकें। 62-24
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तब मैं इसे इस प्रकार रखना चाहूँगा कि आप यह मानेंगे कि केंद्र और प्रांतों के बीच कोई वित्त व्यवस्था खोजने के लिए यह मानना आवश्यक है कि जो भी प्रणाली अपनाई जाए वह प्रांतों में उत्तरदायी सरकार और प्रांतीय स्वायत्तता की दृष्टि से असंगत न हो। माननीय एडवर्ड बेंथल। हाँ, पहले एक प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि जरूरत से ज्यादा समवर्ती शक्तियां नहीं होनी चाहिए और हम उससे सहमत हैं। विषयों का और करों का विभाजन यथासंभव सुस्पष्ट होना चाहिए, किंतु व्यापार के दृष्टिकोण से हम यह कहना चाहते हैं कि अंतर प्रांतीय सीमा अवरोध इन उपबंधों से कैसे अंतर प्रांतीय सीमा अवरोध पैदा हो सकते हैं। 6225 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब मैं आपसे पैरा 3 में निर्दिष्ट रिजर्व बैंक के बारे में एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपका कहना है कि बैंक राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। माननीय एडवर्ड बेंथल। हाँ। 6226 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मेरा अनुमान है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि संकट के समय बैंक के लिए राजनीतिक मदद की आवश्यकता होगी। माननीय एडवर्ड बेंथल। ऐसा हो सकता है। 6227 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह संकट में आवश्यक हो सकता है ताकि सरकार से अधिस्थगन की घोषणा कराने के लिए बैंक को समर्थन दिया जा सके। माननीय एडवर्ड बेंथल। हाँ, मेरे विचार में वित्तीय संकट की स्थिति में सरकार द्वारा हस्तक्षेप की अंतिम शक्ति की इजाजत देना सभी बैंकों के संविधानों में परंपरागत तौर पर है और मैं रिजर्व बैंक के मामले में इस पर आपत्ति नहीं करूंगा। 6228 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अतः यदि सरकार संकट के समय अधिस्थगन के रूप में यह धन उधार देकर बैंक की मदद करे ताकि उसकी आरक्षित निधि को स्थायित्व प्रदान किया जा सके जिससे कि वह आगे काम कर सके, तो क्या आप उसका बैंक पर और उसके कामकाज पर कुछ प्रभाव होने देना चाहेंगे। माननीय एडवर्ड बेंथल। किसी न किसी रूप में सरकार बैंक के कुछ अधिकारियों की और कुछ निर्देशकों की नियुक्ति करेगी, किंतु सरकार को अधिसंघ निदेशकों की नियुक्ति नहीं करनी चाहिए। 6229 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं इस मुद्दे को स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैं इसमें यह अंतर करता हूँ राजनीतिक दखल, हस्तक्षेप और प्रभाव। आप इनमें से कौन सा चाहेंगे जिसे सरकार करे, जिसे वह न करे। माननीय एडवर्ड बेंथल। इसे परिभाषित करने का अर्थ होगा रिजर्व बैंक का संविधान तैयार करना। 6230 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं इस बात को और आगे नहीं बढ़ाऊंगा। निदेशकों के बारे में आप राजनीतिक प्रभाव को अलग करने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था सोचते हैं। उदाहरण के लिए, क्या आप यह कहेंगे कि जो व्यक्ति भारत में किसी राजनीतिक दल से संबंधित हो वह निर्देशक होने के योग्य नहीं है। माननीय एडवर्ड बेंथल। नहीं, प्रारंभ में मैं एक शेयरधारक बैंक रखूंगा और वे शेयरधारक निर्देशकों के बहुमत को नामजद करेंगे। 6231 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वे राजनीतिक भी हो सकते हैं। माननीय एडवर्ड बेंथल। वे राजनीतिक नहीं जो विधानमंडलों में बैठे हों। 6232 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन हो सकता है वे पार्टी कोष में अति सक्रिय सहयोग दे रहे हों। माननीय एडवर्ड बेंथल। यदि वे अति सक्रिय रूप से दलगत राजनीति में भाग ले रहे हों तो वे देश का वित्तीय विश्वास प्राप्त नहीं कर पाएंगे। 6233 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किंतु ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किए जाने के लिए क्या कोई आयुक्ता नहीं होगी। माननीय एडवर्ड बेंथल। यदि वे एक साथ दो काम करेंगे तो यह बहुत मुक्तापूर्ण काम होगा। 6234 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब श्वेत पत्र के पैरा 122 पर आपकी टिप्पणी के बारे में पैरा 5 में अपनी प्रस्ताव 122 पर कुछ योग्यताएं शामिल करने के सुझाव दिए हैं। माननीय एडवर्ड बेंथल। हाँ। 6235 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं उस पैरा की अंतिम 4-5 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, लेकिन इस प्रयोजन के लिए कोई भी विधि केवल इस आधार पर विभेदकारी नहीं समझी जाएगी कि वह पूर्णतः या अपवाद स्वरूप किसी भी क्षेत्र में कृषि भूमि का विक्रय या बंधक
ऐसे किसी व्यक्ति को जो उस वर्ग के नहीं है जिसे उस क्षेत्र में कृषि में लगे हुए अथवा उससे संबद्ध व्यक्तियों के वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है, निषिद्ध करती है। मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वह यह है कि जब तक कि इस बाद वाले अंश में जाति, पंथ या धर्म के अंतर के बिना शब्द अंतर स्थापित नहीं कर दिए जाते, तब तक यह संभावना रहेगी कि जाति, पंथ या धर्म के आधार पर वर्ग के अंतर्गत भी विभेद किया जाए। आपके समक्ष एक किसान वर्ग हो सकता है और किसान वर्ग के भीतर आप जाति, पंथ या धर्म के अंतर कर सकते हैं। माननीय एडवर्ड बेंथल। हाँ, मैं चाहूंगा कि वकील इस मुद्दे पर विचार करें। 6236 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मेरा आपसे यह प्रश्न पूछने का कारण यह है कि आपने इस खंड के सुधार के बारे में यह कहते हुए कुछ सुझाव दिए हैं। यदि इस प्रस्ताव को प्रभावी रूप दिया जाना है तो ब्रिटिश भारत में अधिवास निवास की निरंतरता या अवधि शामिल करना आवश्यक होगा। माननीय एडवर्ड बेंथल। हाँ। 6237 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपने यह नहीं कहा कि इसमें जाति, पंथ या धर्म पर आधारित अंतर भी नहीं होना चाहिए। यदि इस पैरा को हर प्रकार के विभेद के खिलाफ प्रभावी किया जाना है तो ऐसा करना होगा। माननीय एडवर्ड बेंथल। मेरे विचार में जो बात हमने इस पैरे के उत्तरार्ध के संबंध में कही थी वह वर्ग 6 के अंतर्गत पैरा 6 में अंतर्दृष्ट है। हम नहीं चाहते कि यह यूरोपियों द्वारा भूमि, खेतहरों और ऐसे लोगों को लेने से रोकने के लिए लागू हो। 6238 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किंतु जैसा कि मैंने कहा, आपके प्रायोजन को प्रभावी रूप देने के लिए यदि यह आवश्यक होगा तो आपका यह कहना कि अंतर्जातीय पंथ मूल वंश या धर्म पर आधारित नहीं होगा। माननीय एडवर्ड बेंथल। हाँ, यह कानूनी प्रारूपण का विषय है।